कल हमने लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा था और मैंने कहा था कि लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ ये दिक्कत है कि अगर हम पुराना फॉर्मूला यूज करें तो उसमें सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है और हम एक आर कैलकुलेट कर पाते हैं, जबकि हमको एक साथ दो डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ होना चाहिए। मैं आपको केवल वो फॉर्मूला बता देता हूं आज का। यहां से तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये mx my mz, इसका मास है mx, इसका मास है my और इसका मास है mz। ये है x y z, तीन एटम्स से मिलके हमारा एक लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। भाई एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस है तो आर एक्स वाई लिख दिया, यहां से यहां तक आर वाई जेड हो जाएगा और ये पूरा डिस्टेंस जो होगा ये होगा आर एक्स जेड। इस बात को ध्यान रखते हुए कि आर एक्स जेड इक्वल्स टू होगा आर एक्स वाई प्लस आर वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया आई का, जो आपको काम आना है, आई इक्वल्स टू दिया गया है एम एक्स एम वाई आर एक्स वाई स्क्वायर। आप पढ़ते ना m1 m2 आर स्क्वायर, तो आर यहां कौन सा है, एक्स वाई है, प्लस एम वाई एम जेड आर वाई जेड स्क्वायर प्लस तीसरा एम एक्स से एम जेड के लिए एम एक्स एम जेड आर एक्स वाई प्लस आर वाई जेड स्क्वायर, या आप आर एक्स जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आवाज कट रही है तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है बेटा, है ना। हो सकता है मेरे साइड से नेटवर्क वीक हो सकता है आपके साइड से वीक हो। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा सरल हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, m1 प्लस m2, तो यहाँ mx प्लस my प्लस mj। फॉर्मूले को याद रखने में कोई खास बात नहीं है। i इक्वल्स टू मोस्टली ही आप क्या लिखते थे, m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां तीन है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, m1 m2 इंटू इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, m2 m3 इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 m3 इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तीनों का मास। ये आपका एक ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या है, आपका फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। तो ये तो लीनियर हो गया। अब हम आते हैं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर एक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है और पॉलीएटॉमिक है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, है ना, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि दो पॉसिबिलिटी है, सिमेट्रिक टॉप और एसिमेट्रिक टॉप। तो सिमेट्रिक टॉप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और आपके सिलेबस में जो है वो है सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में क्या आएगा, NH3 या H2O। हम H2O को चेक कर लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी, या NH3 को चेक कर सकते हैं आप। सपोज करो हम H2O को चेक करते हैं
तो ऐसे में आप देखेंगे कि इसका एक एक्सिस ऐसा है जिसमें रोटेशन पे आई की वैल्यू में क्या होगा, कोई खास चेंज नहीं होगा, ये वाली एक्सिस मेन एक्सिस। दूसरी एक्सिस और तीसरी पार जाएगी, यानी दूसरा आप ऐसे घुमा सकते हो, तीसरा आप ऐसे घुमा सकते हो। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल है ये कहलाता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आर सिंपल। दिस इज बिकॉज the rotation of a symmetric top rotor about its unique principal axis has no effect on its rotation about an axis perpendicular to this and vice versa. So it is possible to separate the rotation about the principal axis from the other rotation. स्वाभाविक तौर पे अगर हम इस एक्सिस पे रोटेशन कराएं तो उस रोटेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस रोटेशन और ऐसा जो ऐसा रोटेशन होगा इससे अलग कर सकते हैं। यानी आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, जो कि आई सी के जनरली इक्वल माना जाता है। ठीक है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में आप BCl3 को ले सकते हैं, इसलिए बढ़िया एग्जांपल है BCl3। ठीक है। अब अगर हम यहां लें सो इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द रोटेशन, तो यहां मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि इसमें से हम एक जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस है आई ए, इसके रोटेशन को बाकी दो रोटेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे होने वाला रोटेशन कोई खास इफेक्ट जनरेट नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब ऐसे में द टोटल रोटेशनल एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल रोटेशनल एनर्जी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हम H या T लिखते हैं इसको, ये इक्वल हो जाएगा आपका PA² अपॉन 2IA इंटू प्लस PB² प्लस PC² अपॉन 2IB। अच्छा, IB क्यों लिख दिया, क्योंकि I बी और आई सी क्या है, इक्वल है, तो आप उसमें से किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है ना। ये अब इसी इक्वेशन को अगर हम द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पी ए अलोंग द यूनिक एक्सिस ए इज कांस्टेंट, यहां इस बात को फिर से समझे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस अक्ष पर जो घूर्णन हो रहा है रोटेशन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता है, तो जो भी उसका मान होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है। अब अगर वो फिक्स्ड होगा तो बाकी भी फिक्स हो जाएंगे। क्यों फिक्स हो जाएंगे भाई, बाकी फिक्स इसलिए हो जाएंगे कि thus PA² and PB plus PC are constant since IB is equal to IC and अच्छा, इसका कारण क्या है ये भी बता दूं। मैंने कहा कि PA is constant along principal axis पे IA का मान चूंकि कांस्टेंट है इसलिए PA भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी कारण से PA, PC और PB ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे। अब ये क्या बात हुई, ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि P टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, PA प्लस PB प्लस PC। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। आप सब जानते हैं कि PC इक्वल्स टू P क्या है, B है, क्योंकि IB और IC इक्वल है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो PC और PB इक्वल होगा।
अब पीसी और पीबी इक्वल होगा, तो ऐसे में इन दोनों को निकालने के लिए मैं पीबी प्लस पीसी इक्वल्स टू पी माइनस पी ए कर सकता हूं। तो जब ये मान कांस्टेंट है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Since IB equals to IC, it is the total rotational angular momentum of the molecule। अब इसके टोटल रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम को आप किस फार्मूले से दे सकते हैं, ऊपर की ओर वैल्यू पुटअप करने का है, यही फार्मूला है, कोई खास चेंज नहीं किया गया है। आप देखिए इस फार्मूले को कैसे लिखा गया है। E इक्वल्स टू आ जाएगा, पहला तो सेम रहेगा, पर इसको मैं लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है ना, पीबी प्लस पीसी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर पी ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायरिंग करने पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही यहां पर लिखा गया है, P माइनस पी ए स्क्वायर, एक्चुअल में P को स्क्वायर में नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा P माइनस पी ए स्क्वायर अपॉन 2IB। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको अलग से सॉल्व किया गया है, अलग करके इसको सॉल्व किया गया है कि 2IB को हम और किस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दो, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये एक इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं, यहां से हमने वैल्यू पुट की है। अब इसके बाद चेंज करते हैं थोड़ी सी चीज और। अब आते हैं जे की वैल्यू के बेस पे, क्योंकि हमारा रोटेशनल एनर्जी तो जे के टर्म्स में गिवन है। तो हम देखते हैं कि अब यहां पर इक्वेशन 12, जो इक्वेशन ये है हमारा, इट इज अ क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ सिमेट्रिक टॉप अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, पी स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द क्वांटाइज्ड वैल्यू जे प्लस 1 एच स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर। यहां ये देखा गया कि ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में P को हम रिप्लेस कर सकते हैं जे इंटू जे प्लस 1 एच बार स्क्वायर, बिल्कुल इससे रिप्लेस कर दिया गया। तो अब हमारे पास क्या है, एक सेकंड, ये पी स्क्वायर लगाना ही है आपको। सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू जे प्लस 1 एच स्क्वायर, ये आया है आपका। बुक में कहीं कहीं मिस प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अगले इक्वेशन में वैल्यूज अलग रखी जा रही होती हैं। अब पी ए को क्या माना गया है, पी ए को जब हम चेंज करेंगे तो प्लस माइनस के एच, के एच स्क्वायर, स्क्वायर है, हाँ ठीक है। के क्या है, 0 1 2। अभी के के बारे में जानेंगे हम, के क्या है, अपने आप नहीं है। याद रखिए कि जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें चेंज होती हैं, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। बाय इंसर्टिंग इक्वेशन 13 एंड 14 इन इक्वेशन 12, अब अगर हम इक्वेशन की वैल्यू को पुटअप कर दें, यानी कि यहां पर मान रख दिया जाए इनका, इक्वेशन 2 ले लेता हूं मैं इसको, इक्वेशन 1, तो इसको मिटाते हैं। हमको क्या मिलेगा, पी ए स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे के एच अपॉन 2IA प्लस, ओवरऑल आ जाएगा, ये सॉल्व करके दिया हुआ है जे। आप चाहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन अलग से आपको स्टेप बाय दे दूंगा, पर लिखते समय हमको इतना नहीं लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम में जैसे आपको पहले बताना होगा व्हाट इज नॉन लीनियर रिजिड रोटर। नॉन लीनियर, या नॉन लीनियर का मतलब जिसमें एटम एक सीधी रेखा में नहीं है,
सिमेट्रिक टॉप का मतलब होता है इसमें एक मॉलिक्यूल जो टॉप पे है, इससे जुड़े हुए सभी परमाणु एक जैसे हैं। घुमाने पे क्या होता है, एक एक्सिस पे आई ए जो होगा उसकी वैल्यू सभी के लिए सेम होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब सेकेंड चीज जो आपको बतानी है वो बतानी है कि इसका जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमने चूंकि ये चेक किया है कि सिमेट्रिक टॉप के लिए जब हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे टाइप, तो हमने वहां पे देखा था कि आई ए जो है वो डिफरेंट होता है, आई बी और आई सी इक्वल होते हैं सिमेट्रिक टॉप के लिए। तो आई बी और आई सी इक्वल होते हैं, इस बेस को लेते हुए उसका जो फॉर्मूला दिया गया पहला, वो ये दिया गया आपका कि भाई ए के लिए अलग है, बाकी दो के लिए एक जैसा है। इसके बाद क्वांटाइज्ड वैल्यू जब इसकी ली गई तो क्वांटाइजेशन करने पे P मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो ये दिया गया और पी ए के लिए ये दिया गया। इन वैल्यूज को रखने पे फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलता है वो है ई जे के इक्वल्स टू टे एच बार। अच्छा, ये इसको बार बार ध्यान रखना कि एच क्रॉस इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो जब कभी भी हमको जरूरत पड़ेगी हम वैल्यू यहां चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2IB ब्रैकेट जे जे प्लस 1 प्लस के, सॉरी प्लस अपॉन 2। अच्छा, ये इसको थोड़ा चेंज कर दिया, 1/IA माइनस 1/IB स्क्वायर के स्क्वायर। ब्रैकेट कहां बड़ा वाला बन गया भाई, यहीं पे। ये हमारा एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करने में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है के एच क्रॉस अपॉन 2IA, मैं जे जे प्लस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसको इसको इसको, तो ये आ जाएगा एच क्रॉस के अपॉन 2IA माइनस अपॉन 2IB, यही होगा। अब यहां देखो के एच आई ए स्क्वायर सेम टाइप का चीजें हैं यहां पे, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से चीजों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचेगा देखेंगे। इसमें कहीं कहीं ना बहुत गड़बड़ किया है, एच स्क्वायर। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करते समय यहाँ ठीक है, ये के एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर है, ठीक है। चलिए कॉमन लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 2IA, एच स्क्वायर 2IA कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपका एच स्क्वायर अपॉन 2IA। अब बड़े ब्रैकेट में हमारे पास यहां बचता है केवल जे जे प्लस 1 प्लस यहां बचता है के स्क्वायर और ये माइनस ये फॉर्मूला हमारा फाइनली निकल के आता है। यहां पर कुछ बातों को और एक्सप्लेन किया गया है। फाइनली अब हम इसमें कुछ चीजों को कांस्टेंट मान लेंगे। किस चीज को कांस्टेंट मान लेंगे, ये वाला हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बी। सो ये हो जाएगा बी जे जे प्लस 1 प्लस आपको मिलेगा ए माइनस बी के स्क्वायर। आप चाहो तो यहां से इस वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हो, इसके लिए ए ले लिया है, इसके लिए बी ले लिया है, के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास जो ई रोटेशनल एनर्जी के लिए जो वैल्यूज है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, बी पे
के पे। यहां ये चीज पढ़ने की है कि b का वैल्यू तो हम जानते हैं, b इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। 8 पाई स्क्वायर आई बी सी है, या आई ए सी भी ले सकते हैं आप। और a इज इक्वल टू क्या है आपका, अच्छा यहाँ ये वाला b है ना, ध्यान रखना ये b कांस्टेंट नहीं, a माइनस बी अलग अलग b है। और यहाँ पर एक a के लिए है, ये वाला b है, तो एक यहाँ a ले लेना, एक बार यहाँ b ले लेना, और इसमें एक बार यहाँ a ले लेना। मतलब डिफरेंट के लिए i के सिंबल को चेंज करना है आपको, बाकी सबके लिए सेम है। टोटल डीजेनरेसी इज 4j प्लस 2 फॉर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखना है कि k जो है वो 0 नहीं हो सकता है, और k जब 0 होता है, मान लो k 0 नहीं है, तब क्या होगा आपका 4j फॉर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो टोटल डीजेनरेसी मिलेगी हमको, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा 4j प्लस 1 के बराबर। तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये अननेसेसरी चीजें हैं। फाइनल इक्वेशन जो आपका आके तैयार होता है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी फॉर ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। ये ऑब्लेट नहीं है, हमने सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में दो तरीके का देखा था, याद है आपको, एक प्रोलेट और एक ऑब्लेट। प्रोलेट में क्या होता है, प्रोलेट में आई ए इज लेस देन आई बी आई सी, ये होता है प्रोलेट। और आई ए अगर ज्यादा हो आई बी और आई सी से, तो ये होता है ऑब्लेट। दिस इक्वेशन इज फॉर प्रोलेट। और ऑब्लेट के लिए क्या होगा, ऑब्लेट के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बी जे जे प्लस 1 सी माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा, बी जे जे प्लस 1 प्लस सी माइनस बी के स्क्वायर, ये आपका इप्सिलॉन जे के ई जे के। ये किसके लिए है, ऑब्लेट के लिए। ठीक, दो तरह के मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हुए हैं। सिलेक्शन रूल, the molecule must have a permanent dipole moment. Symmetric top molecule have their dipole moment directly among the unique axis. The transition should obey del J is equal to 0 plus minus 1 k is and k is equal to 0। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो इसका सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल जे, जे में जो परिवर्तन हो वो ये या प्लस माइनस 0 या 1 होना चाहिए, और के जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं अपन, तो दिमाग में घुसेगा। देखिए फॉर्मूले थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पहला बताइए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल क्या है, दूसरा बताइए कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में आप आई ए को डिफरेंशिएट करते हैं आई बी और आई सी से। इस बेस पे दो टाइप के मॉलिक्यूल हम बाद में बता सकते हैं, प्रोलेट एंड ऑब्लेट के बारे में। तीसरा आप बताइए कि क्लासिकल मैकेनिक्स उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सजेस्ट करता है, और उस क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूले को जब हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्या चेंजेस आते हैं और फॉर्मूला क्या बनता है। डिराइव नहीं करना है कुछ भी आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला दीजिए, प्रोलेट के लिए आपका ये है, ऑब्लेट के लिए ये है, सिलेक्शन रूल ये है, और बात खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, यहां तक आपको बताना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इतना काफी हो जाता है। अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता या चमक। स्पेक्ट्रम में हमको कई लाइनें मिलती हैं जिसमें कुछ चमकीली होती हैं, कुछ कम चमकदार, यानी कुछ इंटेंस होती हैं, कुछ लेस इंटेंस होती हैं। तो हम देखेंगे
रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यहां हम बात कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की लाइंस के बारे में बात करेंगे। हमने ये देखा है कि स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस बहुत इंटेंस यानी चमकदार होती हैं, कुछ लाइन लेस इंटेंस यानी कम चमकदार होती है। किसी भी लाइन की इंटेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है दिया गया संक्रमण, यानी एक एनर्जी लेवल से किन किन एनर्जी लेवल पे संक्रमण की संभावना है। नंबर दो, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द गिवन एनर्जी लेवल। तो पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ा समझते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी दिए गए टेम्परेचर पे, अच्छा मैं आपको बता दूं, तो यहां टू फैक्टर्स है हमारे पास जो किसको प्रभावित करते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटी को। नंबर वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, और नंबर टू है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी लेवल। किसी दिए गए एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल एट ए टाइम प्रेजेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्चुअल में यहां हम प्रोबेबिलिटी को तो छोड़ देते हैं, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय सिलेक्शन रूल। अब आते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन के बारे में। तो द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन arising from different J levels will be directly proportional to the number of molecule present in each level। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन एनर्जी लेवल पे, कितने मॉलिक्यूल होते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया। सपोज करो दो एनर्जी लेवल है जहां से ट्रांजिशन पॉसिबल है, इक्वल पॉसिबिलिटी है दोनों एनर्जी लेवल से। एक को हम जे प्राइम मानते हैं और एक को जे डबल प्राइम मानते हैं। तो लोअर एनर्जी मान लो, लोअर एनर्जी लेवल हमारा है जे प्राइम और हायर एनर्जी लेवल है जे डबल प्राइम। कौन सा हायर और लोअर, ये मत समझना कि जे प्राइम से हमारा ट्रांजिशन जे डबल प्राइम में हो रहा है ना। दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जहां से ट्रांजिशन ऊपर होना है, थर्ड लेवल पे होना है। तो उनमें से एक कम एनर्जी लेवल की है जे प्राइम, दूसरा हायर एनर्जी लेवल की है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है एन जे डबल प्राइम अपॉन एन जे प्राइम इक्वल्स टू ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल ई के टी अपॉन के टी, जहां पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डेल ई एनर्जी डिफरेंस है, और ये है। यहां पे एक बड़ा अच्छा कैलकुलेशन दिया हुआ है। अगर हम ये माने कि जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ये है जे प्राइम और जे डबल प्राइम के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, लेट डेल ई इज ओनली 2 किलो जूल्स, किलो जूल है किलो कैलोरी है, ठीक है, डेल ई एनर्जी डिफरेंस है। अब इसी को अगर हम पहले तो एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बी के टर्म्स में। ई के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, बी जे जे प्लस 1 है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा एन जे डबल प्राइम अपॉन एन जे प्राइम इक्वल्स टू ई एक्स पी
ब्रैकेट माइनस बी एच सी, सेंटीमीटर में लेंगे तो एच सी कर देते हैं यहां मल्टीप्लाई जे प्लस वन, ये हमने लिया। और हम ये मानते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है यहां, कंसिडर बी इज 2 पर सेंटीमीटर, लेट बी की वैल्यू है 2.0 पर सेंटीमीटर। बहुत कम ऊर्जा अंतर है, जे और जे प्राइम के बीच में बहुत कम ऊर्जा अंतर है। तो जब हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, और जे की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1, यानी लोअर एनर्जी लेवल को 1 मान लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो वैल्यू मिली एन जे जे प्राइम की, ये नियर अबाउट मिली आपको एन जे डबल प्राइम अपॉन एन जे प्राइम इक्वल्स टू ई एक्स पी, आप स्मॉल में लिखें ई एक्स पी 0.98, दैट इज लमसम इक्वल टू 98%। मतलब अगर दोनों एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर माने कि लोअर एनर्जी लेवल में 100 मॉलिक्यूल हैं तो जे डबल प्राइम में 98 मॉलिक्यूल हैं, नियर अबाउट सेम। इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी रखने वाले दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा, लोअर एनर्जी के कंपैरिजन में हायर एनर्जी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, कम। देखो सिर्फ 2 के डिफरेंस पे 2% का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस रखेंगे तो और ज्यादा डिफरेंस मिलेगा हमको। इसका मतलब यह है कि hence the almost as many molecules in J is equal to 1 level as there are J in J is equal to 0 level. This is because of the smaller energy difference between the two rotational states compared to KT. A more rapid decrease in the ratio occurs for longer value for B with increasing J value. हम ये जानते हैं कि जैसे पहला एनर्जी लेवल और दूसरा एनर्जी लेवल J इक्वल्स टू 0 और J इक्वल्स टू 1, हम इतना ही अंतर रखते हैं, आपको याद होगा। तो इसलिए इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जितने मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 0 में है, लगभग उतने ही मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 1 में भी हैं। पर थोड़ा ऊपर चलिए, J इज इक्वल टू 2 में अब नहीं मान सकते आप, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस रैपिडली क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस तेजी से बढ़ेगा वैसे वैसे ये रेशियो घटता जाएगा। अभी रेशियो 0.98 है, 0.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा वैसे वैसे हायर एनर्जी लेवल पे लोअर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। अब इससे क्या होता है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे तो उस लेवल से हायर लेवल पे एक्साइटेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और जिस लेवल से जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं उस लेवल से मिलने वाली स्पेक्ट्रम की तीव्रता उतनी अधिक होती है। तो इसका मतलब जिस एनर्जी लेवल में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे फॉर द एक्साइटेशन, उससे होने वाले ट्रांजिशन की तीव्रता या स्पेक्ट्रम की लाइन उतनी इंटेंस मिलेगी। जबकि जिस एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स कम अवेलेबल है फॉर ट्रांजिशन, उस लेवल से होने वाले ट्रांजिशन के लिए हमको स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता कम मिलेगी। ए प्लॉट ऑफ टोटल relative population of the rotational energy level includes degeneration, shows the population rises to a maximum and then decreases. However, maximum population is obtained for an intermediate value of J. The value of J for which maximum intensity of spectral line may be expected could be derived from एक इक्वेशन है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। दो फार्मूला बताया, एक एग्जांपल बताया, और उसके बाद 3-4 पॉइंट में अपनी बात को रख दिया आपने। तो इस तरीके से जितनी मेरी जानकारी है मेरे पास अवेलेबल मटेरियल में है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा आपका कंप्लीट होता है।